हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, अपने क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस समय हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल को बनाने की जो विधियां हैं, द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, वो सारे हम देख चुके हैं, पूरे कवर कर चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणों की भी हम बात करेंगे। तो सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो स्टार्ट कर लें, चलिए। तो आज बच्चों हम शुरू करेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में कुछ एक महत्वपूर्ण गुणों को यहां पर बच्चों हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हेडिंग डाल लें आप, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ अपने को देखना नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है, इसमें आप इस तरह से लिखेंगे C1 से C11, मतलब ऐसे एल्कोहल यानी एक कार्बन वाले एल्कोहल से लेकर 11 कार्बन वाले एल्कोहल तक। एक कार्बन वाला एल्कोहल मतलब मेथेनॉल, वहां से लेकर 11, एक C1 से लेकर के C11 तक, एक कार्बन वाले एल्कोहल से लेकर 11 कार्बन तक वाले जो एल्कोहल होते हैं वे तीक्ष्ण गंध वाले वाष्पशील द्रव हैं। तीक्ष्ण गंध वाले, तेज स्मेल होती है इनमें और इनमें वाष्पशीलता का गुण होता है। वाष्प के रूप में बदलने की प्रवृत्ति एल्कोहलों में ज्यादा होती है और उनमें तेज स्मेल आती है। ये गुण इनका C1 से C11 तक, एक कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक वाले एल्कोहलों में पाया जाता है। क्लियर है बात? चलिए, अब इसके बाद कह रहा है कि C11 तक तो ये हो गया, C11 तक के द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं हम। और उससे आगे जो है C12 से आगे जितने भी एल्कोहल हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन जो वैक्स होता है, मोम, उसकी तरह से नरम ठोस आप कह सकते हैं इनको, वैक्स की जैसे मोम होता है मोमबत्ती का, उस तरह के ठोस ये होते हैं जिन एल्कोहलों में 12 या इससे ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं। तो भौतिक अवस्था की बात हो गई। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम एल्कोहल। यदि एल्कोहल का सेवन किया जाए, व्यक्ति के शरीर में एल्कोहल जाने के बाद उसका क्या प्रभाव होता है? तो एल्कोहल का प्रभाव स्वापक होता है, सेडेटिव होता है। सेडेटिव का मतलब यह होता है कि यह व्यक्ति की क्रियाशीलता को कम कर देता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता को घटा देता है। ये स्वापक प्रभाव होता है इसका, सेडेटिव इफेक्ट होता है, सेडेटिव। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी एल्कोहल है, विशेष रूप से एथेनॉल, वह हमारा जो CNS होता है, CNS का मतलब बच्चों है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमारा मस्तिष्क और हमारा मेरुरज्जु ये मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पूरे शरीर पर नियंत्रण, कंट्रोल करने का जो काम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करता है। तो उसको ये शिथिल कर देता है, उसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है ये, और बेहोशी उत्पन्न करता है। इसीलिए तो एथेनॉल का उपयोग मादक पदार्थ के रूप में, शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मस्तिष्क पे असर डालता है और पूरे शरीर पर कंट्रोल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्री करता है। इसीलिए तो एथेनॉल के सेवन के बाद व्यक्ति का अपने हाथ पैरों पे नियंत्रण नहीं रहता। इसका मूल जो कारण है वो यही है क्योंकि CNS उसका डिप्रेस हो जाता है। एथेनॉल ज्यादातर मादक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। जितने भी तरह की शराब होती है उनमें यह एल्कोहल पाया जाता है, एथेनॉल।
अगर मेथेनॉल अगर व्यक्ति द्वारा सेवन कर लिया जाए तो वैसे तो एल्कोहल सारे के सारे ही पॉइजनस हैं, विषाक्त हैं, लेकिन एथेनॉल इनमें सबसे कम पॉइजनस है। मेथेनॉल तो बहुत विषाक्त होता है। इसके सेवन से व्यक्ति में अगर थोड़ी मात्रा में शरीर में जाए तो अंधापन आ जाता है, और ज्यादा मात्रा में व्यक्ति के शरीर में जाने से मृत्यु हो जाती है। जितने भी बच्चों समय समय पर अपन मीडिया में पढ़ते हैं जहरीली शराब कांड जितने भी होते हैं वो सब इस मेथेनॉल की वजह से होते हैं, इतना पॉइजनस होता है। क्लियर है बात? शरीर पे इसका क्या प्रभाव होता है वो बात हो गई अपने। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी और बच्चों हम बढ़ते हैं, और वो है विलेयता, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, विलेयता। सोल्यूबिलिटी या विलेयता में हम ये समझते हैं कि एल्कोहलों की विभिन्न विलायकों में वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, वो विलेयता सोल्यूबिलिटी से संबंधित है। और विलायकों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है जल होता है। अब जल में नॉर्मली क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। एल्कोहल की क्या स्थिति है? तो एल्कोहल देखो, जल की विलेयता की विशेष रूप से हमेशा हम बात करते हैं तो जो निम्न एल्कोहल हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? निम्न एल्कोहल। निम्न एल्कोहल का मतलब होता है वे एल्कोहल जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये कम कार्बन वाले हैं तो ये निम्न एल्कोहल है। निम्न एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। नॉर्मली कार्बनिक यौगिक है वो जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन एल्कोहल जल में विलय हैं। और इसका कारण क्या बताया है? क्योंकि वे जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम हैं, इसलिए वो विलय होते हैं। अच्छा, अब ये पहले एक एक पॉइंट को अपन साथ साथ ही देखते जाएंगे, एग्जांपल इसके लेते जाएंगे। आपको ये आगे वाली बात पहले नोट नहीं करनी है, जो बात ये पहला पॉइंट, निम्न एल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय, इसको क्लियर करेंगे पहले, फिर अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। तो पहले तो ये हाइड्रोजन बंध वाली बात है, इसको समझते हैं हम कैसे बनाते हैं वो हाइड्रोजन बंध। देखो, जैसे ही जल में एल्कोहल डाला, इनके अणुओं की क्या पोजीशन है वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से समझना आपको। ROH, ये एल्कोहल का एक अणु है, ठीक है। अब इसके बाद ये जल का अणु HOH, फिर से एल्कोहल का अणु, फिर से जल का अणु, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन बंध कहां बन रहा है उसको समझना है। आपको याद होगा जूनियर क्लास में अपन ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बंध केवल वे ही अणु बना सकते हैं जिनमें उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन अगर हो। हाइड्रोजन तो उसमें होनी चाहिए। हाइड्रोजन जिस बंध में इन्वॉल्व है उसी का नाम तो हाइड्रोजन बंध है। दो शर्त है हाइड्रोजन बंध बनाने की, एक तो उसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, नंबर 2 ये उच्च विद्युत ऋणता वाले जो 3 तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और एल्कोहल में ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं बच्चों। इसमें हाइड्रोजन भी है और उच्च विद्युत ऋणता वाला ऑक्सीजन भी है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर हल्का सा कैसा आवेश रहता है? माइनस। और H पे कैसा रहेगा? प्लस। इस हाइड्रोजन पे हल्का सा प्लस, इस पे माइनस। और विपरीत आवेशी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में ये जो हल्का सा आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में ये जो हल्का सा आकर्षण होगा, इनके बीच में ये जो आकर्षण होगा, जो डॉट डॉट डैश डैश के रूप में दिखाया है, इसी का नाम बच्चों क्या है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अब बताओ कि हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एल्कोहल का अणु जल के अणु के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा? देखो, एल्कोहल जल हो गए मिक्स एक दूसरे में।
तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एल्कोहल जल में विलय होते हैं। दूसरा कोई भी कार्बनिक यौगिक आप एल्केन ले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे की जो भी एल्केन है उसको आप जल में डालें, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जल के अणुओं के साथ जुड़ने के लिए कोई बंध नहीं है। तो एल्कोहल की बात समझ में आ गई बच्चों आपके? एल्कोहल, निम्न एल्कोहल जल में विलय हैं। क्यों हैं? क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इस वजह से वो जल के साथ विलय होते हैं। अच्छा, अब एक बात, ये पॉइंट अपने को समझना है कि यहां पर कहा कि निम्न एल्कोहल जल में विलय। निम्न क्यों? बाकी एल्कोहल जल में विलय क्यों नहीं? क्योंकि निम्न से उच्चतर की ओर हम जैसे जैसे जाएंगे तो OH समूह तो वही रहना है, क्या फर्क पड़ेगा? R समूह का आकार बढ़ेगा। जैसे मेथेनॉल में मैथिल समूह, एथेनॉल में बढ़कर 2 कार्बन वाला C2H5 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरह से R समूह का आकार बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे R समूह का आकार बढ़ेगा विलयता हमेशा घटती है। क्योंकि इसमें देखो विलेयता के लिए कौन जिम्मेदार है? विलेयता के लिए जिम्मेदार है OH समूह, वही बना रहा है ना हाइड्रोजन बंध। अब जैसे जैसे R समूह का आकार बढ़ेगा, ये OH समूह है, ये तो जल आकर्षी समूह है, जल के साथ जुड़ने वाला समूह है, और ये होता है जल प्रतिकर्षी समूह। जैसे जैसे अल्कोहल बड़ा होगा जल प्रतिकर्षी समूह का प्रभाव पड़ेगा, ये घेर लेगा इस स्थान को, और जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। चलिए, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब जो अगली बात है उसको क्लियर करना बच्चों यहां पर अपने को, कि समावयवी एल्कोहल हैं उनमें शाखाएं बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि R समूह का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहना चाहता है इसमें? ये जो बात लिखी है हाइड्रोजन बंध वाली, की आपने नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए, इसको मिटा दिया मैंने, और अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों अपन दोबारा से। चलिए, समावयवी एल्कोहलों में इसका क्या अर्थ है? शाखाएं बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, मतलब क्या हुआ है इसका? उदाहरण लेंगे, सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन ने ले लिया, एक तो मैं ले लेता हूं यहां पर नॉर्मल ब्यूटेनॉल ले लूं मैं, ब्यूटेन 1 ऑल कह दें आप जिसको, ये वाला उदाहरण। ये देखो, ये बच्चों OH पहले कार्बन पर है, तो बोलो आप क्या कहोगे इसको? ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है बात? चलिए, अब इसका, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री प्रकार का एल्कोहल है। अब इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं 2 डिग्री का। ये लो बच्चों, ये मैंने 2 डिग्री का ले लिया इसका, और इसका नाम हम लिख देंगे ब्यूटेन। बोलो कहां है? दूसरे पे है ना, 2 ऑल, बिल्कुल सही। अब इन्हीं 4 कार्बनों से एक 3 डिग्री वाला और बना लेता हूं मैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा? देखो, एक मैथिल समूह को साइड में निकाल दिया मैंने, और इस पे OH जोड़ दिया। तो OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, देखो 1, 2, 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से प्रकार का हो जाएगा बच्चों? 3 डिग्री। ये कौन सा था? 2 डिग्री, और वो 1 डिग्री है ही। अच्छा, नाम और लिखें इसका। 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, दूसरे पे मैथिल है, दूसरे पे OH है, तो आप कहेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर बात? चलिए, अब यहां पर हमें इस पॉइंट को समझना है। ये कह रहा है कि शाखाएं अगर बढ़ती हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचेज बढ़ेंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बच्चों कम हो जाएगा। शाखाएं बढ़ती हैं तो अणु गोल होता जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घटेगा उसका, तो विलेयता बढ़ेगी। क्योंकि जल प्रतिकर्षी जो समूह है, एल्किल समूह है, उसका प्रभाव कम हो रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट रहा है, तो विलेयता हमेशा बढ़ेगी।
इसका मतलब अब इनमें पूछ ले कि बताओ इन तीनों में विलेयता का क्रम क्या है, तो बच्चों ये सबसे कम विलेय होगा क्योंकि उसमें शाखाएं हैं ही नहीं, और ये इसकी बजाय ज्यादा शाखित है, ये इसकी बजाय ज्यादा शाखित है, तो इन तीनों समावयवियों में विलेयता का क्रम ये हो जाएगा। जैसे जैसे आपको ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा उसमें शाखाएं होती चली जाएंगी उसके साथ ही उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जल प्रतिकर्षी हाइड्रोकार्बन आर समूह है, शाखाएं बढ़ने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, तो जल प्रतिकर्षी समूह का प्रभाव कम हो रहा है और इस वजह से विलेयता बढ़ रही है, जल के अणुओं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्लियर बात? चलिए, विलेयता की बात को हमने समझ लिया, इसको कर लिया हमने। आगे बढ़ जाएं इसके बाद बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखें, और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो कौन सी है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो क्वथनांक किसी भी द्रव का बहुत महत्वपूर्ण भौतिक गुण होता है। किसी भी द्रव का बहुत महत्वपूर्ण भौतिक गुण होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है? क्वथनांक। अब एल्कोहलों में क्वथनांक की क्या स्थिति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है इसको, कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, ईथर, हेलो एल्केन से अधिक होते हैं। उतने अणुभार वाले एल्केन से यदि आप एल्कोहल की तुलना करें दोनों के क्वथनांक की, तो हमेशा एल्कोहल का क्वथनांक हमें ज्यादा मिलेगा। किससे ज्यादा मिलेगा? एल्केनों से, ईथरों से, हेलो एल्केनों से, इनसे ज्यादा मिलेगा। कारण इसका, क्योंकि इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होते हैं, इनमें इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यह इसका कारण है बच्चों। इंटरमोलेक्यूलर या अंतराण्विक का मतलब होता है दो अणुओं के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बंध, उस वजह से ये इनके क्वथनांक हमेशा अधिक होते हैं। समझ लें इस बात को। चलिए, संरचना बनाता हूं मैं, उससे बहुत अच्छे से बात आपके समझ में आएगी। ये लो बच्चों एल्कोहल का अणु, ये दूसरा एल्कोहल का अणु, ये तीसरा एल्कोहल का अणु। अभी अभी हम समझ के आए हैं कि इस प्रकार से हाइड्रोजन यदि दो उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य हो तो एक के साथ तो वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है ही, और दूसरे के साथ जिस आकर्षण से जुड़ा हुआ होता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बंध। अब क्वथनांक ज्यादा होने का क्या लॉजिक है इसके साथ? क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाता है, और यह हमारा समझा हुआ है कि द्रव जब वाष्प में बदलता है तो क्या होता है? अणुओं के बीच की दूरी तो बढ़ती है, अणु तो वही रहते हैं, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अब आप बताओ, अणुओं के बीच की दूरी आसानी से कब बढ़ेगी? जब इनके बीच में बॉन्ड है या बॉन्ड नहीं है। मान लीजिए हाइड्रोजन बंध नहीं होता तो अणुओं का एक दूसरे से दूर दूर होना आसान था ना, है ना? और हाइड्रोजन बंध अगर है तो जो हम गर्म कर रहे हैं, कुछ जो ऊर्जा है वो इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाएगी। इसका मतलब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, संगुणित रहते हैं, तो उनको अगर अलग अलग करना है, वाष्प प्रावस्था में लेना है, तो उन्हें अधिक ताप पर गर्म करना होगा, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना होगा। और बाकी एल्केन, ईथर, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते, इसलिए कम ताप पर ही उसके जो द्रव हैं ये वाष्प प्रावस्था में बदल जाते हैं, इसलिए उनके क्वथनांक कम होते हैं और एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्लियर है बात? जैसे क्वेश्चन बना दिया, इस पे क्या कारण है कि समान अणुभार वाले एल्केन की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, तो हम कहेंगे क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जबकि एल्केन में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते।
ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से आपको दिखाने हैं। ये आप समझ ही गए, ये H बॉन्ड है, क्लियर है बात। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि अणुभार अगर बढ़ता है, ये इतनी बात क्लियर है। हाइड्रोजन बंध एल्कोहल के अणुओं के बीच में आपने दिखा दिया, हाइड्रोजन बंध उपस्थिति के कारण क्वथनांक में वृद्धि होती है, ये बात भी आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसको मैंने मिटा दिया। अब नेक्स्ट अपन इसी अणुभार वाले टॉपिक में चल रहे हैं बच्चों हम। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि वान डर वाल्स बलों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा लॉजिक है जो केवल एल्कोहल की बात नहीं है, जितने भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं सब में यह बात लागू होती है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल, एल्केन, एल्किन, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कार्बनिक यौगिकों की जो श्रेणी है उसमें जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा उसके साथ साथ हमेशा अणुभार बढ़ने के साथ हमेशा क्वथनांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे अणुभार बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेगी, तो उनके बीच में बंधों की, भाई जितने ज्यादा परमाणु होंगे उतने ही ज्यादा उनके बीच में बंध होंगे, और ज्यादा बंध होंगे तो उन ज्यादा बंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा की, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उतना ही क्वथनांक अधिक होगा। ये सभी में लागू है। हर चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि अणुभार बढ़ने से वान डर वाल्स बलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चलिए अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसा आता है उसकी बात करेंगे हम। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां काम में लेना है इस पॉइंट को अपने को, यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, और वो एग्जाम्पल अपना हो जाएगा कि जैसे ये है अपने पास एल्कोहल, ये 1 कार्बन वाला एल्कोहल लिखा है मैंने, ये 2 कार्बन वाला है, और ये है 3 कार्बन वाला। ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब कहा अपने से कि भाई इन्हें क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। क्या करना अपने को? निम्न एल्कोहलों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। यानी हमें यह बताना होगा कि इनमें से क्वथनांक किसका मैक्सिमम है। तो यहां हमने देखा कि OH, OH सब एल्कोहल है, ठीक है, और इन एल्कोहलों में कार्बनों की संख्या में फर्क है। तो तुरंत अपने दिमाग में पॉइंट कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो 3 कार्बन वाले का सबसे ज्यादा, 2 वाला उससे कम, 1 वाला सबसे कम। ये लो, ये क्वथनांक का क्रम हो गया। तो इस क्रम को हमने निर्धारित किया। इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है? इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि सजातीय श्रेणी के है, ये फंक्शनल ग्रुप सेम है सब में, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक में वृद्धि होगी। आंसर हो गया अपना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी जो इसमें क्वथनांक वाले पॉइंट में अपने को बात क्लियर करनी है, ये देखो बच्चों, शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। ये पीछे विलेयता में भी चर्चा की थी हमने, उसमें विलेयता बढ़ रही थी, है ना। पृष्ठीय, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं, ज्यादा ब्रांच होता है तो अणु गोल होता जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। और यहां पर देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अणु दूसरे अणुओं के साथ जो वान डर वाल्स बल हैं उनकी संख्या में बच्चों क्या आएगी? कमी आएगी। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ रही हैं वान डर वाल्स बल, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है दूसरे अणु के साथ जो बंध हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा बंध होंगे तो तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो क्वथनांक अधिक होगा। बंध कम होंगे तो तोड़ने में कम ऊर्जा खर्च होगी, कम ऊष्मा खर्च होगी, क्वथनांक गिर जाएगा। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ रही हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है तो वान डर वाल्स बलों की संख्या में कमी हो रही है और क्वथनांक उसका कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसके ऊपर
इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आधारित कई क्वेश्चन आते हैं अपने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको समझना बच्चों बहुत जरूरी है। शाखाएं बढ़ने पर सरफेस एरिया हमेशा घटता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो बनने वाले वान डेर वाल्स बलों की संख्या में कमी हो जाएगी, और कम बंध तोड़ने पड़ेंगे, कम ऊर्जा की उष्मा की आवश्यकता होगी, तो क्वथनांक कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें बात समझ में आएगी पूरी की पूरी। चलो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बच्चों में ले लेता हूं, अभी जो अपन ने लिए थे एग्जाम्पल वही ले लें, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 3 ओल, वही ले लेते हैं और क्या। चलिए इसके या दूसरा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग लेते हैं एग्जाम्पल अपन। तो कार्बन की संख्या को हम बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, बढ़ा देता हूं अब की बार। 5 वाला ले लूं उदाहरण, चलिए ये 5 वाला लो। मन में नाम आप इनके सोचते जाएं, आईपीएससी नाम सोचते चले जाएं बच्चों इसके आप। ये लो, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, और अब अपन अपना जो लॉजिक है वो देखें। शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, वान डेर वाल्स जो बल है वो कम होंगे, और क्वथनांक घटेगा। अब बता दें बच्चों, इनमें क्वथनांक का क्रम क्या होगा। ये जो समावयवी लिए हैं हमने बच्चों, क्वथनांक का क्रम, ये यहां पर हमने क्या लिए हैं, समावयवी। समावयवी का मतलब इनका अणुसूत्र सेम है। इन तीनों में देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2, ये CH3 है यहां पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन वाले हैं, तीनों समावयवी हैं आपस में। अणुसूत्र तीनों का चेक कर लेना आप, सेम है तीनों का। अब समावयवियों में क्वथनांक का क्रम क्या होता है, इन तीनों समावयवी में से सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इसके लिए हमारा ये लॉजिक है जो हमने यहां पर पढ़ा है। और वो क्या है, वो ये कहता है कि शाखाएं बढ़ेंगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और क्वथनांक भी कम होगा। तो क्वथनांक का क्रम इनमें देखो, ये अशाखित है, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा और इसका उससे कम, और ये जो सबसे ज्यादा शाखित है उसका क्वथनांक सबसे कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न एल्कोहलों को क्वथनांक के घटते क्रम में अरेंज कीजिए, बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उसका बेस ये है, आपको देखना है कि उनमें से सबसे कम जो शाखित होगा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा शाखित होगा उसका क्वथनांक सबसे कम। क्लियर है बात। चलो बच्चों, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे तो देखो एल्कोहल 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस शो करता है, और उनका जो आधार है ये वर्गीकरण का अपन कह रहे हैं 4 प्रकार, वो इस पे डिपेंड करता है कि उस अभिक्रिया के दौरान कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, उनमें से इन जो 4 प्रकार हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के, कुछ एक अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें जैसे यहां पर लिख रखा है अपन ने, इस अभिक्रिया में बच्चों क्या हो रहा है कि एल्कोहल में जो OH है उसके बीच में O और H के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर टूटता है,
अगर OH आबंध का विदलन हो रहा है, एल्कोहल के O और H के बीच का यदि बंध टूट रहा है तो वो पहली कैटेगरी है। और O और H के बीच का बंध अगर टूटेगा तो उसमें क्या होगा, H निकलेगी। और H निकलना किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन देना किसका गुण होता है? अम्लों का। किसका गुण होता है? अम्लों का। तो हाइड्रोजन देने के कारण एल्कोहल में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। OH आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, देखो बच्चों, एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी 4 कैटेगरी हैं और उनमें से अपन पहली कैटेगरी पढ़ेंगे और वो है OH आबंध के विदलन के कारण। आगे जो कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे उनमें कईयों में क्या होगा, कार्बन के ऊपर जो OH जुड़ा हुआ होता है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा तो पूरा का पूरा OH निकल जाएगा, उसके स्थान पर नया आएगा, वो अपनी B कैटेगरी होगी। C कैटेगरी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे, OH समूह के साथ साथ एल्कोहल में जो R समूह होता है वो भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भाग लेता है। तो OH और एल्किल ग्रुप दोनों अगर भाग लेते हैं तो वो तीसरी कैटेगरी हो जाएगी। और चौथी कैटेगरी हमें हम पढ़ेंगे, एल्कोहल में ऑक्सीजन पर जो Lp पाए जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से एल्कोहल कौन से रासायनिक गुण दर्शाता है। तो ये 4 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। खैर वो आगे आती चली जाएंगी वन बाय वन। सबसे पहले पहली जो कैटेगरी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है OH आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और उनमें सबसे पहली है, अच्छा यहां पर रासायनिक गुणों में आप इसको पूरा लिख लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। और इनमें OH बंध वाली अभिक्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का मतलब एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। इसको हमें समझना है कि अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, वो क्या वजह है और किन गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। दोनों तरह की बातें करेंगे। तो पहली बात तो कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, तो ये देखो, सक्रिय धातुओं से जब क्रिया होती है, सक्रिय धातुओं से एल्कोहल की क्रिया जो है, एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातु जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और उनमें आपको पता ही है क्रियाशील धातु में वर्ग 1 और वर्ग 2, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, ये जो दोनों होती हैं वो सबसे क्रियाशील धातुओं में आती हैं। तो इसमें आपको नोट करना है बच्चों कि एल्कोहल की प्रबल विद्युत धनी, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और सक्रिय होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारी है इसमें, उनके साथ क्रिया से धातु एल्कोक्साइड बनते हैं, वह हाइड्रोजन मुक्त होती है। और ये जो हाइड्रोजन मुक्त करने वाली जो बात है वो प्रमाणित करती है कि एल्कोहल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। ये अम्लों का गुण होता है कि वे धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जब भी आप एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, अम्लों के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों ये कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। वही काम एल्कोहल कर रहे हैं, एल्कोहल भी धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त कर रहे हैं, यानी एल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो ये आपको यहां पर ये जो बात है ना, वो लगातार यही नीचे नोट कर लेनी है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कैसे क्रिया करता है, क्या बनाता है ये। चलिए ले लेते हैं बच्चों, समझते हैं इसको अच्छे से, आराम से। ये एक एल्कोहल का लिख लिया मैंने, जनरल फॉर्मूला इसका ROH, और सक्रिय धातु मैंने बच्चों ले ली सोडियम। अगर एल्कोहल में सोडियम को डाला जाए तो ये क्या करेगा, ये सक्रिय धातु है, ये यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाएगा यहां पर, और अगर हमें निकलने वाले हाइड्रोजन को H2 के रूप में निष्कासित करना है, H2 गैस के रूप में, तो H2 के लिए 2 लेने पड़ेंगे, और दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 सोडियम आएंगे तो ये भी 2 लेने होंगे। चलिए, तो RONA, हाइड्रोजन हट गई, उसके स्थान पर सक्रिय धातु सोडियम आ गया बच्चों, और ये हाइड्रोजन निष्कासित हो गई। क्लियर है बात।
तो धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होती है, एसिडिक नेचर होती है। अब ये जो बनते हैं इनका नाम होता है एल्कोक्साइड। जैसे इसमें सोडियम जुड़ा हुआ है तो ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। ये जो शब्द लिखा हुआ ना यहां पर एल्कोक्साइड, ये इसके लिए है, एल्कोक्साइड। क्योंकि इसमें देखो आप आर और ओ, आर क्या होता है एल्किल और ओ ऑक्साइड, तो दोनों मिला के हो गए एल्कोक्साइड। जो भी आप लेंगे उसका एल्कोक्साइड बन जाएगा। ये तो एक जनरल लिखा अपन ने। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहां पर इसका आ जाइए, और स्पेसिफिक एग्जांपल हम ले लेंगे एथेनॉल का। अगर एथेनॉल जो कि 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, अगर इसकी सोडियम से क्रिया की जाए, सोडियम धातु को इसमें डाला जाए, तो ये देखो बच्चों बन जाएगा C2H5ONa, 2 तो ये हो जाएंगे और H2 गैस निष्कासित हो जाएगी। अब इसमें देखो एथेनॉल था, क्या था एथेनॉल, तो एल्कोक्साइड का नाम क्या हो जाएगा एथोक्साइड। क्या हो जाएगा एथोक्साइड। एक कार्बन वाला होता मेथोक्साइड, तो इसका पूरा नाम आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो बन गया एल्कोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो इतनी बात अपने समझ में आ गई कि एल्कोहल की किसी भी सक्रिय धातु के साथ क्रिया होती है तो सक्रिय धातु उस एल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है और एल्कोक्साइड बनते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ जाएं, मिटा दूं इसको। चलिए ये बात तो हो गई। अब बच्चों जो मूल बात है उसके ऊपर आते हैं, जो समझने वाली बात है उसके ऊपर आते हैं कि भाई वजह क्या है इसकी, क्यों है ऐसा। अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल से समझ ली इस बात को। अब अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, कारण क्या है इसका, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों आपको ये तो समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ में आ गई कि एल्कोहल में ये जो समूह है इसको लेकर मैं समझा रहा हूं बच्चों, अच्छे से देखना इस बात को आप। एल्कोहलों में जो OH समूह है इसके ऊपर निर्भर करती है सारी की सारी बात। फंक्शनल ग्रुप है, सारे जो गुण हैं इसी पे डिपेंड करते हैं। अब अम्लीय प्रकृति का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन निकल रही है, इसके लिए हाइड्रोजन कब निकलेगी, जब ये बंध टूटेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो ये बात हमें समझनी है कि हाइड्रोजन का निष्कासन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब इसके लिए जो जिम्मेदार वाली बात है वो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है और वो है OH जो बंध है उस बंध की प्रबलता या दुर्बलता। अगर ये बंध दुर्बल होगा तो आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगी, अच्छा अम्लीय गुण दर्शाएगा वो। अगर ये बंध स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगी, निष्कासन में कठिनाई होगी और उसकी अम्लीय प्रकृति कम होगी। समझ रहे बात को? चलिए तो इसका जो अम्लीय प्रकृति दर्शाने का कारण है वो होता है एल्कोहल में OH बंध में, एल्कोहल के OH क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, ये इसके लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता, अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो एल्कोहल के अम्लीय गुण के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि साजे के इलेक्ट्रॉन है अधिक विद्युत ऋणता वाला, जो ऑक्सीजन है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के नजदीक आ जाएंगे बंध के इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। और जो छोटी क्लासों में आपने खूब पढ़ा है, जो पदार्थ H+ त्यागता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। क्या कहलाएगा वो, अम्ल। तो हमेशा यह ध्यान रखें आप कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं। तो आप कहेंगे एल्कोहलों में क्रियात्मक समूह OH पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण
बंध में ध्रुवता उत्पन्न होती है, पोलैरिटी उत्पन्न होती है, और यही एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। सुन लिया बात को? क्लियर है बात आपके दिमाग में? अब कौन अच्छा अम्ल होगा, कौन प्रबल अम्ल होगा, कौन दुर्बल अम्ल होगा, ये सारी की सारी जो बात है वो डिपेंड करेगी इस बंध की मजबूती पर। इस बंध की मजबूती पर निर्भर करेगी सारी बात। वो समावयवी एल्कोहल में अम्लीयता का जो क्रम पढ़ेंगे ना हम, उसमें इस बात को समझेंगे। फिलहाल तो ये लॉजिक अपने दिमाग में डालना है कि H+ क्यों निकल रहा है, H+ त्यागने का कारण क्या है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? OH क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन, जो कि एक उच्च विद्युत ऋणता वाला तत्व है। हो गई ये बात? चलिए आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। क्यों? देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर। एल्कोहल और जल की यदि हम तुलना करें, ये देखो दोनों की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, तुलना कर रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको समझने में। इसका लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। तुलना हम समझना चाहते हैं कि जो जल है उसमें और एल्कोहल दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से अच्छा अम्ल कौन सा है। एल्कोहल की संरचना बना ली मैंने ROH, जल की बना ली मैंने HOH। जो बेसिक बात है इसकी, जो इसका कंसेप्ट है, वो आपको मैंने बता दिया था कि इसका कंसेप्ट होता है कि ये बंध कितनी आसानी से टूटेगा। जिसमें वो आसानी से टूटेगा उसमें हाइड्रोजन आसानी से निष्कासित होगी, अच्छा अम्ल होगा वो। अब इन दोनों में से बताओ भाई, जल में और एल्कोहल में इनमें फर्क क्या है? एल्कोहल में OH के साथ जुड़ा हुआ रहता है कार्बन, एल्किल समूह, एल्किल समूह है तो कार्बन ही है उसमें, और इसमें OH के साथ जुड़ा हुआ रहता है दूसरा हाइड्रोजन। अब आपने 11th क्लास में एक इफेक्ट पढ़ा था हमने, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दो तरीके का होता है बच्चों ये प्रभाव। एक तो होता है +I और दूसरा होता है -I। और उनमें से ये जो R है ये कौन सा प्रभाव डालता है, +I या -I? +I। कौन सा प्रभाव डालता है? +I। +I प्रभाव का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जो समूह +I प्रभाव डालता है वो साजे के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर धकेलता है, अपने से दूर धकेलता है। तो दूर धकेलेगा तो बच्चों इसका क्या इफेक्ट होगा? वो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा क्योंकि साजे वाले इलेक्ट्रॉनों को यह धकेल रहा है ऑक्सीजन की ओर। इसका परिणाम यह होगा कि ऑक्सीजन पर माइनस आवेश बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं तो माइनस आवेश बढ़ जाएगा। तो माइनस आवेश बढ़ेगा तो ये H+ को आसानी से निकलने देगा या H+ निष्कासन में कठिनाई होगी? कठिनाई होगी। क्यों? ऑक्सीजन पे जितना माइनस आवेश होगा वो H+ को उतनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसको निकलने नहीं देगा वो। इस वजह से इनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो जल की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि जल में तो OH बंध के पास देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न +I इफेक्ट होता है न माइनस होता है। इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कौन से में ज्यादा है? एल्कोहल में ज्यादा है, R समूह के +I प्रभाव के कारण। तो इसमें माइनस आवेश ज्यादा है तो ये H+ को अपनी ओर मजबूती से बांधे रखता है, निकलने नहीं देता। निकलने नहीं देगा तो अम्लीय प्रकृति कम दर्शाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो H+ निकल सकता है, तो वो इसकी तुलना में अच्छा अम्ल है। तो इसके नीचे जो ये क्वेश्चन है उसके नीचे अपन ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके नीचे हमें क्या नोट करना होगा बच्चों? हम लिखेंगे कि एल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ जुड़े एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण, +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण H+ के निष्कासन में कठिनाई आती है। यानी H+ का निष्कासन मुश्किल हो जाता है और इसकी अम्लीय प्रकृति कम होती है। जबकि जल में
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है जिसमें प्लस आई प्रभाव का अभाव होता है। इस वजह से उसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, अतः H प्लस निष्कासन एल्कोहल की तुलना में आसान होता है। यही कारण है कि जल है वो एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल हैं, या इसका उल्टा कह सकते हैं एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। क्लियर है बात बिल्कुल। इस तरह के कंपैरिजन वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हमेशा स्ट्रक्चर बनाकर उनका जवाब देना चाहिए। दोनों की स्ट्रक्चर बन गई और प्लस आई प्रभाव लिखा गया तो आधा जवाब तो यही हो गया अपना। क्लियर बात है, लिख लेंगे आप। चलिए तो लास्ट में इसका एक जो लॉजिक है कि समावयवी एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम क्या होगा, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या स्थिति होगी, इसको और समझ लेते हैं। मिटा दूं इसको। क्लियर है बात ये आपके। चलिए समावयवी एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम, यानी इसमें हमें यह समझना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं उनमें क्या स्थिति है अम्लीयता की। इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, कौन सबसे कम अम्लीय होता है, इस लॉजिक को हमें समझना है। समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक संरचना बना लेता हूं तीनों की, तो आप खुद ही बता देंगे, मेरा विश्वास है ऐसा। RCH2OH, ये बच्चों कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। मैं OH, क्योंकि OH बंद टूटेगा तो H प्लस निकलेंगे, उससे अम्लीय प्रकृति, तो मैं बिल्कुल क्लियर इसको बंद दिखाकर पूरा दिखा रहा हूं ना। चलिए इसमें OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो बच्चों ये एल्कोहल कौन सा हो गया, 2 डिग्री। वेरी गुड। ये तीसरी स्ट्रक्चर बच्चों और बना देता हूं मैं, ये लीजिए, ये बंद है इसका OH। ये कौन सा एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। देखें इन तीनों को आप आराम से, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री। अब हम ये समझना चाहते हैं कि इन तीनों में अम्लीयता का क्या क्रम है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, सबसे कम अम्लीय कौन है। तो इसके लिए आपको जो क्लू है, जो इसका बेसिक है, वो बता दिया, प्लस आई प्रभाव, क्योंकि तीनों में एल्किल समूह जुड़े हुए हैं बच्चों। प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव के आधार पर अपने को देखना है। तो देख लीजिए प्लस आई प्रभाव के आधार पर 1 डिग्री एल्कोहल में केवल एक एल्किल समूह है, 2 डिग्री एल्कोहल में 2 एल्किल समूह है, 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह है। तो 3 तरफ से प्लस आई प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब 3 डिग्री एल्कोहल में समझे, ये भी बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर धकेल रहा है, ये भी इधर धकेल रहा है, ये भी, तो कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाता है। ये क्या करता है, कार्बन अपने से अगले ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं वो, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा होती है। जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है उनको। इसका परिणाम क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व माइनस चार्ज काफी हो जाता है। तो बताओ H प्लस का निष्कासन है वो आसान होगा या कठिन होगा, कठिन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, माइनस आवेश, तो H प्लस को उतनी मजबूती से आकर्षित करेगा अपनी ओर, उसको निकलने कैसे देगा बाहर। और अच्छा, ये प्रभाव 1 डिग्री एल्कोहल में सबसे कम है, सबसे कम है। इससे ज्यादा 2 डिग्री में, क्योंकि यहां 2 एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव डाल रहे हैं, और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा। अब मुझे बताइए आप कि इन तीनों एल्कोहलों में से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा किस में है, 3 डिग्री में। तो H प्लस निष्कासन में सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होगी, 3 डिग्री में। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम किस में है, 1 डिग्री एल्कोहल में। तो H प्लस का निष्कासन सबसे आसान किस में होगा, 1 डिग्री में। तो बताइए बच्चों, इन तीनों एल्कोहलों में से
सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, या इनका तीनों का अम्लीयता का क्रम क्या होगा? बताओ क्या होगा? 1 डिग्री इनमें सबसे प्रबल अम्ल होंगे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। और इसका जवाब अपने को बच्चों किस आधार पे देना है? हमारा बेसिक क्या रहेगा? हमारा बेसिक रहेगा प्लस आई प्रभाव। हम कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव सबसे कम है क्योंकि एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। इस वजह से 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक हो जाता है और H+ का निष्कासन कठिन हो जाता है, जबकि 1 डिग्री में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से सबसे कम है, तो अतः इसमें H+ निष्कासन इनकी तुलना में आसान है। तो ये हो गया एल्कोहलों की अम्लीयता से संबंधित जो सारे पॉइंट हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसमें भी विशेष रूप से विलेयता और क्वथनांक पे ज्यादा हमारा स्ट्रेस था कि विलेयता क्वथनांक किस तरह से चेंज होते हैं, और रासायनिक गुणों में जो सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण है OH आबंध के विदलन में, और वो है अम्लीयता, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो एसिडिक नेचर का क्या मतलब है, ये क्यों होती है, और एल्कोहलों में अम्लीयता का क्रम क्या है, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हमने कवर की। मुझे उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो को आराम से, जहां आपके कम समझ में आता है वहां थोड़ा सा वापस उसको रिपीट कर लें, दोबारा से चला करके उसको देख लें, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझें, लगे रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।